मार्क जकरबर्ग ने कभी नहीं सोचा होगा फेसबुक पे हम जर्नलिज्म करेंगे या यूट्यूब पे हम लोग जर्नलिज्म करेंगे। बट मैं समझता हूँ कि हमारे जो दलित बहुजन लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, उनको आप बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए, उनको एक छोटा सा टूल दे दीजिए, वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो माइग्रेंट क्राइसिस का समय था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं खुद को मतलब बहुत मेंटली डिप्रेसिंग एक समय था। तो डर हमेशा रहता है। एक डर जो सबसे ज़्यादा रहता है आलिशान, कि हमारे स्टोरी में अगर एक माइनस का भी फैक्ट मिस्टेक हो गया ना तो पक्का जेल जाएंगे। तो जो फैक्ट हम इकट्ठा करते हैं ना, तो एक सोर्स नहीं कम से कम 10 सोर्स लगाते हैं कि भाई क्रॉस चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक। माइनर मिस्टेक हमारे जेल की यात्रा बन सकती है। कई बातें जो आपने अपने हिसाब से तय कर रखी हैं कि ये बातें बोली ही नहीं जाएंगी समाज में। मुझे याद है कि जिस वक्त हम लोग धर्म संसद पर 2021 दिसंबर में वो धर्म संसद हुई थी, जिसमें खुलेआम बिना बेझिझक ये बात बोली गई थी कि किसको काटना है किसको मारना है। तुमको क्या जरूरत थी? तुम पढ़ा रही थी अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में, तुम क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी सबसे पहले तो परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हुए मैं आज के व्याख्यान की शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि जितना कंटेंट और जितनी प्रेरणा मुझे उनसे मिली है उतना मुझे शायद किसी और ने नहीं प्रेरित किया है। बट हाँ, रिलेटेड ही है कि कहाँ से शुरुआत हुई। मेरे लिए मैंने ये चीज़ कहीं और भी बोली है, और ये चीज़ सबसे पहले तो मैंने अपने थेरेपिस्ट को ही बोली थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिस समय जो आज मूवी भी रिलीज़ हुई है कल, भीड़, तो जो माइग्रेंट क्राइसिस का समय था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं खुद को मतलब बहुत मेंटली डिप्रेसिंग एक समय था, क्योंकि मैं अपने घर पे थी। मैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे एक क्वार्टर्स मिले हुए हैं। मैं अपने घर पे थी, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा था, मौसम अच्छा हो गया था अचानक से क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया था, और सब कुछ मेरे घर पे अवेलेबल था क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मैं जाके सब्जी ले आ सकती हूँ। आई वॉज सेफ एंड दैट सेफ्टी गेव मी इतना ज़्यादा मुझे गिल्ट और सर्वाइवर्स गिल्ट जो होता है, इतना ज़्यादा मुझे उस समय गिल्ट हुआ। और जितनी बार मैं वो इमेजेस देखती थी टीवी पर, तो मुझे वो गिल्ट और ज़्यादा मैग्नीफाई होता जाता था और लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। व्हाई डू आई डिजर्व टू बी सेफ एंड व्हाई डू दीज पीपल हु हैव लिटरली मेड दिस कंट्री, जिन्होंने इस देश को बनाया है, वो क्यों ऐसे सफ़र कर रहे हैं। और जो वो रास्ता था, मैं हर दिन अपने आप को, इट वॉज लाइक अ सेल्फ फ्लैजिलेटिंग इवेंट, कि मैं हर दिन देखती हूँ टीवी, हर दिन नज़ारे दिख रहे हैं, एंड ऑल दीज एंकर जो बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में किसी के दुख को बयान कर रहे हैं, बट देन ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर एसी न्यूज़ रूम्स। जो फील्ड पे हैं उनको तो मैं सलाम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो करके वापस अपने घर आ सक रहे हैं, वापस अपने घर आ पा रहे हैं, उनके पास वो एबिलिटी थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही कैथार्टिक एक्सपीरियंस था। और उस समय में मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। एंड जीवन में भी एक ऐसा उस समय ऑनुई का एक वो था कि कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, दालगोना कॉफ़ी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लेकिन like what is my contribution to this society at this time when this country needs me। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे पास एक ही, मुझे लगता है कि मेरे जो क्या कहते हैं उसको, जो बाण जिसमें रहते हैं, वो एक ही तीर है, तरकश, एक ही तीर है मेरे पास, विच इज़ माई लैंग्वेज। मैं भाषा विज्ञान पढ़ाती हूँ, भाषा विज्ञान पढ़ती हूँ, भाषा विज्ञान की छात्रा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके कुछ कर सकती हूँ आगे, और मैंने उसी का सहारा लिया, क्योंकि व्यंग और रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया था अंदर, अपने अंदर। आई डोंट यूज़ द वर्ड एंगर बिकॉज एंगर बहुत सॉफ्ट मुझे लगता है कंपेयर टू व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना ज़्यादा रेज था कि नहीं, कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अपना ही मेरा सेल्फ जो हार्म मतलब क्या कहते हैं, मेंटली जो एक प्रॉब्लम से गुजर रही थी, मेंटल इश्यूज जो हो रहे थे, डिप्रेशन जो हो रहा था, उससे खुद ही को दिक्कत होने लग जाएगी। सो आई हैड टू चैनल दैट समवेयर। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज़। एंड इनफैक्ट मेरा पहला वीडियो ही माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर था, और उस समय मैंने कलेक्टिव नाउन्स की शायद बात करी थी, एंड आई हैड टॉक्ड अबाउट हाउ ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हमको नहीं पता है कि मतलब फिर भी हम जान के भी अनजान बन रहे हैं कि क्यों हो रहा है। एंड देन I had decided to use language because that is the only thing which I know,
और व्यंग व्यंग के रास्ते से वो निकला क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन भी मेरे लिए उस समय में ज़रूरी था। मैंने सोचा, अपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सब लोग जितना जितना डायरेक्ट बोला जा रहा है, जितना डायरेक्ट बोलते हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि जो भी लोग बोलता है उसको टारगेट करो, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं सटायर के थ्रू बोलूँगी, व्यंग के थ्रू बोलूँगी, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, आजकल तो वो भी फिलहाल नहीं हो रहा है, मतलब बट हो सकता है कि आपको ये मुझे अटैक करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना, अगर मैंने कहा कि आप चोर हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप चोर हैं, तभी आप सोच रहे हैं कि अच्छा आप पे अटैक हो रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी। तो until and unless if I'm saying something and you have a problem with it, you have to accept that it is I am talking about you and that's why you have a problem with it. आप एक्टिविज्म कर रहे हैं जर्नलिज्म के जरिए या जर्नलिज्म ही कर रहे हैं, और क्या जर्नलिज्म और एक्टिविज्म दो अलग अलग चीजें हैं? जय भीम सबको, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। और अगर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना जर्नलिज्म है तो हमें वो जर्नलिज्म नहीं करना। इस देश का नुकसान करना अगर जर्नलिज्म है तो हमें वो नहीं करना। आपको मुद्दों से भटकाना और आपकी एजेंडा सेटिंग करना और अपने लोगों को ही उनकी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहरा देना, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना, दलित मुसलमानों के साथ में नफरत को बढ़ावा देना, अगर ये आपकी समझ में जर्नलिज्म है तो कम से कम मैं उस तरह का जर्नलिज्म नहीं करता, मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ये जो हम पर आरोप है कि आप एक्टिविज्म ज़्यादा करते हैं, आप जर्नलिज्म नहीं करते, ये दरअसल इसके पीछे मुझे वो पूरी मानसिकता नज़र आती है जो ये मानती है कि मेरिट सिर्फ हमारे पास हो सकती है, हम ही सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, हम ही सिर्फ किसी के बारे में अच्छे से बखान कर सकते हैं, बाकी सारा किसी में ये क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो अपनी कहानी खुद बता सकें। आप जब हमारी कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये कहानी एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव से आ रही है। आप जो कहानी बता रहे हैं, आप एक एलियन नज़रिए से चीज़ें बताते हैं, आप कभी उन चीज़ों से गुजरे नहीं हैं, आपने कभी उनको करीबी से देखा नहीं है, आपने कभी उसको जिया नहीं है, इसलिए आप जो ऊपरी आवरण ओढ़कर उसका बखान करते हैं वो आपकी कहानी हो सकती है। मेरी कहानी मुझसे बेहतर आप बताएंगे, ये जर्नलिज्म मैं नहीं मानता, ये मैं आपकी क्वालिटी नहीं मानता। आपकी नज़र में गांव है, बड़ा फसलें लहरा रही हैं, आप गांव का चित्रण कीजिए, आपसे पूछिए गांव कैसा होता है, आप बताएंगे कि गांव तो बहुत खूबसूरत होता है, इस देश की आत्मा गांव में बसती है। मेरी दादी जो हैं वो चरखा काट रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, हल चला रहे थे, ट्रैक्टर साफ कर रहे थे, आम का अचार जो है बनाया जा रहा था, पापड़ सूख रहे थे। एकदम यही आपका गांव का आपका वर्णन होगा। आप मुझसे पूछिए मेरा गांव कैसा है, मेरा नज़रिया कैसा है। मुझे किसी के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, मुझे किसी खेत में मेरे को गाली दे के, मेरे को माँ की गाली दे के, जाति की गाली दे के भगाया गया, मेरे पिता कहीं पे बाहर खड़े हैं कि अन्न दे दो, मेरी माँ कहीं पे बेगारी कर रही है। तो मेरे लिए वो गांव नहीं है जैसा आपके लिए गांव है, इसलिए मेरी कहानी अलग होगी और आपकी कहानी अलग होगी। आप अपने हिसाब से जो कहानी बताते हैं मैं उसमें एग्री नहीं करता। और आपको ये किसने ठेका दिया है कि आप ही हमारी कहानी बताएंगे? आपको हमेशा जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है और अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें आपको गढ़नी है। और आप समझें कि दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सामने बैठेंगे पंडाल में, आपके लिए कुर्सियां बिछाएंगे और फिर तालियां बजाएंगे जब आप हमारी कहानी बता के अवार्ड लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। अब हमारे पास अपने चीज़ें हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और जब हम कहानी बता रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, आपके पुरखों ने क्या किया है, सुनना पड़ेगा। आपको उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि आपके लोगों ने कितने इस देश में, इस देश के इतिहास में जब ये देश बन रहा था तो सबसे ज़्यादा मक्कारी किन लोगों ने की है, वो हम बता रहे हैं ना, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस देश को अगर आप बेहतर रहने लायक बनाना चाहते हैं, इस देश को अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमारे लोगों ने गलतियाँ की हैं, हाँ हमने इस देश में हिस्टोरिकल इंजस्टिस किया है, हाँ हमने लोगों का हक मारा है, हाँ हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हाँ हमने लोगों को मेरिट धारी होने से रोक दिया, हमने कहा कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, हमने कहा कि बुझाव से बच्चे पैदा होते हैं, हमने इस देश को इस तरह से बांट दिया। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस देश को उसी तरह से बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको बेहतर देश नहीं बनाना चाहते। रही बात मीडिया की कि हम कहानी क्या दिखा रहे हैं, तो मैं वही जैसे मैं शुरू कर रहा था कि अगर रूबिका लियाकत जो है जर्नलिज्म कर रही हैं, अगर दीपक चौरसिया साहब जर्नलिज्म कर रहे हैं, अगर सुधीर चौधरी साहब जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के, सब मेरे पुराने कलीग रहे हैं, सबके साथ मैंने काम किया है।
मैं कम से कम वैसा जर्नलिस्ट नहीं हूं, मुझे ना आपका अवार्ड चाहिए, ना मुझे आपकी रेक्टिफिकेशन चाहिए, ना मुझे आपके बड़े बड़े लेख चाहिए, ना मुझे चाहिए कि आप किसी पैनल में बिठा के मेरे को बड़ा बनाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने समाज के लोगों के लिए काम करना है, मुझे अपनी आवाज़ खुद उठानी है। हमारे पास कुछ कुछ साधन है और हमारे बहुत क्रिएटिव लोग हैं, सदियों से काम करते आ रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या कि भारत का मीडिया, टीवी, अखबार जो आज चलता है वो जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लगता है जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लग रहा है जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लगता है कि इस देश में जो चीजें आज खराब हैं उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? मानते हैं इस बात को? एंड आई एम वेरी प्राउड कि जो भी इस देश में मीडिया की वजह से चीजें खराब हो रही है ना, जिसको आपको लगता है कि मीडिया की वजह से वो चीजें खराब हुई हैं, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस देश को बिगाड़ने में, इस देश को खराब करने में मेरे लोग हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि भारत का मीडिया 90% मीडिया अपर कास्ट लोगों के हाथ में है। कोई दलित आपको रिपोर्टर नहीं मिलेगा, कोई दलित आपको एंकर नहीं मिलेगा, कोई दलित आपको जो है किसी चीज का एडिटर नहीं मिलेगा। यानी जो आपके दिमाग में जो चीजें डाली जा रही हैं, जो मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है, आपको आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, मेरे लोग उसमें हिस्सेदार नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि वो इस देश को ऐसा बर्बाद नहीं कर रहे। ये करने वाले आपके ही लोग हैं। आप पकड़िए उनकी गिरेबान, उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये जर्नलिज्म आपकी नजर में होता है तो भाई हमको ऐसा जर्नलिज्म नहीं करना। हमको अपने लोगों के लिए ये देखना है कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है क्या, उनके बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो कम हुआ है क्या, क्यों हमारी जो महिलाएं हैं आदिवासी वो 14 साल पहले मर जाती हैं, क्यों हमारे लोगों को जो है बेसिक सैनिटेशन नहीं मिलता, क्यों उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं, क्यों हमारे बच्चे IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में जाके उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्यों हमारी महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं। तो ये मुद्दे हमारे हैं, इस पर हम काम करते हैं। और अगर आपको ये एक्टिविज्म लगता है तो आप कहते रहिए साहब आप तो नामकरण में माहिर हैं, आपने तो बहुत नामकरण किए इस देश के, आप तो बोलते रहे हैं जो आपके मन में आता रहा है। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी भाषा में जर्नलिज्म लोगों की मदद करना है, इस देश को बेहतर बनाने लायक काम हमारे लोग सदियों से करते आ रहे हैं। आज की बात नहीं है। जब मेरे से लोग पूछते हैं ना कि आप जर्नलिज्म में कहाँ से इंस्पायर होते हैं, किससे प्रेरणा लेते हैं, तो मेरे को रूबिका लियाकत या अंजना ओम कश्यप से या श्वेता से, इन सब से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। जब हम IMC में थे तो हमको पढ़ाते थे जर्नलिज्म का मतलब है सवाल उठाना। सवाल उठाइए, जो आपके आसपास गलत हो रहा है, जो आपके आसपास अन्याय हो रहा है, उस पर तालियां निशान लगाइए और कोशिश कीजिए कि जो पीड़ित है, जो व्यक्ति है, उसके साथ आप खड़े हो सकें। और इस परिभाषा में अगर मैं आज के जर्नलिज्म को देखूं, क्या कोई सवाल उठाता है कि क्यों इस देश में लोगों की नौकरियां चली गई, क्यों आपने कोरोना के समय में व्यवस्था नहीं बनाई, क्यों आपने अडानी को इतना फायदा पहुंचा दिया, क्यों आप अपने लोगों को जो है अपने जो आपके खिलाफ है उनको जेल में डाल देते हैं? किसी में है हिम्मत सवाल उठाने की? सुधीर चौधरी आपको लगता है? चलिए आपको लगता है तो देखिए, उनकी TRP बढ़ाइए। मैं जानता हूं, इंडस्ट्री में रहता हूं तो कि कौन कितना काम करने वाला है, लेकिन ये सवाल उठाने का काम हमारे लोग सदियों से कर रहे थे। आप बुद्ध पर चले जाइए, आप संत रविदास पर चले जाइए, वो ये सवाल उठा रहे थे कि ये क्यों इस देश में गैर बराबरी हो रही है, क्यों इस देश में सिर्फ जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर गुणों का बंटवारा होगा और उसके हिसाब से तय होगा कि कौन मेरिटधारी है। वो कहते हैं ना, उनका आप दोहा देखिए, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब तक जात न जात। ये हमारे लोग पुरखे कर रहे थे। आप कबीर पर आइए, जो तू बामन बामनी जाया आन बाट का है ना आया। तुम उसी रास्ते से कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते से मैं हूं? अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम श्रेष्ठ हो। तो ये सवाल हमारे लोग कर रहे थे। आप जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पे आइए, दीन बंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी जिंदगी के 36 साल जर्नलिज्म करते हैं, 5-5 अखबार निकालते हैं। पेरियार साहब निकालते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब निकालते हैं। तो हमारे पास पत्रकारिता की एक लंबी विरासत है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं। और वो जर्नलिज्म कर रहे थे, वो एक्टिविज्म कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, इस देश को खराब नहीं कर रहे थे, इस देश की बुनियाद मजबूत कर रहे थे। वही काम हम कर रहे हैं। आपको जो नाम देना है देते रहिए। मतलब NTPC हेल्पलाइन का आइडिया कैसे आया? वो जो हेल्पलाइन वाले वीडियोस हैं और ये जो पोकर फेस दुख दर्शन है, ये कहाँ से निकला, कहाँ से आइडिया, कहाँ से उपजा ये? न्यूज़ बचपन से मुझे एक्चुअली न्यूज़ रीडर बनने का बहुत शौक था। बचपन में मैं केंद्र विद्यालय की पढ़ाई है और केंद्र विद्यालय में एक न्यूज़, हमारे सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी जिसमें मुझे न्यूज़ पढ़ने के लिए बोला जाता था हमेशा। तो वो प्रैक्टिस मेरी थी और उसमें मुझे बहुत मन भी था कि नहीं मैं टीवी पे न्यूज़ पढ़ा करूँगी। लेकिन फिर जीवन और स्टडीज़ का जो वो रहा है वो कहीं और लेके चला गया। But I always wanted to do something with journalism.
लेकिन वो कर नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, जब वीडियोस चल रही थी तो दूरदर्शन का आइडिया मैंने दूरदर्शन का पहला जो वीडियो है वो दूरदर्शन का ही नाम से है, इट्स नॉट दूरदर्शन, आई स्टिल डिड इट दूरदर्शन। और फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने सोचा कि अगर दूरदर्शन आज होता तो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता, इन सारी न्यूज़ को किस तरह से प्रेजेंट करता। मैंने अपना पहला वीडियो डाला तो उस टाइम पे मेरे बहुत कम फॉलोअर्स थे, लेकिन जो थे वो अप्रिशिएट करते थे और फीडबैक भी देते थे। तो उनमें से एक ने कहा था, अरे आपने तो दूरदर्शन नहीं दुखदर्शन कर दिया। तो मैंने कहा बढ़िया है, तो ये तो नाम हो गया, चलो बहुत बढ़िया है। फिर दूसरी बार में दूसरा वीडियो जब आया तो मैं एक्चुअली एक ऑपरेशन से रिकवर कर रही थी, और उस समय में मुझे लगा कि मैं जितना कूद फांद करके या फिर एनर्जी के साथ वीडियो बनाती हूँ उसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं, और यही वाला वीडियो इस समय बनाते हैं। और उस समय जब दूसरा वीडियो जब मैंने डाला था, देन इट वाज पिक्ड अप बाय अ नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों ने उसको नोटिस किया। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम अग्रवाल सर उन्होंने ही नोटिस किया था, ओम थानवी सर थे, उन्होंने नोटिस किया था। उन्होंने जब शेयर किया और काफ़ी अच्छा लिख के शेयर किया, तो मुझे लगा शायद ठीक है, कुछ सही ही कर रही होंगी, अगर इतने बड़े लोग हैं और बोल रहे हैं कि बढ़िया काम कर रही हैं। तो मुझे लगा क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत भारी वाला है मेरे में अभी भी। मुझको जैसे आप लोग के साथ बैठ के भी मुझे लग रहा है ये लोग जो ग्राउंड रियलिटी में सही में काम कर रहे हैं। मैं तो अपने घर के कंफर्ट से बैठ के दिमाग से कुछ सोचा बना लिया, ना मुझे कहीं सोर्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, ना कहीं वो करने की ज़रूरत है, बस आराम से मिल जाता है। क्योंकि बस थोड़ा सा टीवी देखो, थोड़ा सा किसी का भी अंजना ओम कश्यप सॉरी नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि हम लोग बोलते बोलते वही नाम याद रहते हैं। जैसे मैं कुछ देर पहले किसी से बात करी थी, तो सुधीर चौधरी का नाम, क्योंकि हम लोग सुधीर चौधरी बोलते हैं, तो उसका नाम सुधीर ही निकल रहा था मेरे मुंह से। और फिर कुछ मतलब ऐसा लाइक सुधीर चौधरी वाला प्रोग्राम, नहीं सुधीर नहीं, सुधीर चौधरी। एनीवेज, तो जब भी हम लोग उनका थोड़ा भी कुछ देख लो तो ऑटोमेटिक कंटेंट हम लोगों को मिल ही जाता है, उसमें कोई सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम काफ़ी भारी वाला है मेरे अंदर। लेकिन फिर भी इसके बावजूद, एक सेकेंड, सवाल क्या था, मैं भूल गई। सवाल ये था कि दूरदर्शन बता दिया, एनटीपीसी दूरदर्शन। हेल्पलाइन का आइडिया कहाँ से आया? एनटीपीसी हेल्पलाइन तो दूरदर्शन तो इधर से आया। फिर एनटीपीसी हेल्पलाइन बार फिर बोल रही हूँ मैं, हो क्या गया। फिर एनटीपीसी हेल्पलाइन वाला आइडिया मुझे इसलिए आया था क्योंकि ट्रोल्स के जो यूजुअली जो वो होते हैं ना, अटैक्स होते हैं, क्योंकि जब मेरी दूरदर्शन थोड़ा सा देखा जाने लग गया, तो ऑब्वियसली जैसे ही आपका थोड़ा सा भी व्यतिरेकी और थोड़ा सा भी अलग कंटेंट चलने लग जाता है, ट्रोल्स की सेना तुरंत आ जाती है। तो उसमें उन्होंने जो अटैक्स शुरू में करने शुरू किए थे, तो इट वाज वेरी अनओरिजिनल। लाइक इट वाज मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई गाली भी दे, तो एक सेकंड के लिए आप सोचो ना कि अच्छा बहुत बढ़िया गाली दी भैया तुमने, अच्छा लगा सुन के, नया है। क्रिएटिविटी नहीं, अब कोई किसी तरह की कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जब मेरी शक्ल को लेके कभी बोलेंगे, अरे तुम तो चीन से आई हो, फिर अरे ये चाइनीज लड़की कहाँ से आ गई, ये चीनी लड़की कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद एक डेरोगेटरी शब्द जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए डेरोगेटरी शब्द है, ये वो लग रही है। फिर उसके बाद देन शक्ल तो देखो आंटी की, देन मोटी है, ये वो, दिस ऑल ऑफ दिस नथिंग ओरिजिनल। और मेरा क्या है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई बॉडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने शरीर से। मेरी नाक कैसी है, मेरी आंख कैसे है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे हाथ पेट सब, नो इश्यूज एट ऑल। सो आप किसी तरीके से भी मुझे ऐसे अटैक करोगे ना, मेरे को हंसी ही आती है। सो आई थॉट कि दिस इज सो बनाल एंड इट्स सो बोरिंग। इनको पक्का कहीं से स्क्रिप्ट मिलती होगी और यही वाली सारी चीजें सब पे चिपका देते हैं। मतलब अगर औरत है तो यही है ना, हाँ, तो औरत है तो बॉडी शेमिंग करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, लड़का है तो पहले देखो जाति क्या है, धर्म क्या है, और उसके बाद उस पर शुरू हो जाओ। जाति के लिए तो उनके पास बहुत आसान है कि तुम ये जाओ, मतलब whatever, I don't want to repeat all of those things, but so they are very common and very cliche, very typical. So because of that I was like, नहीं पक्का, क्योंकि इतना IQ तो है नहीं, भक्त की जो जनरल भक्तगण हैं, इतना IQ तो है नहीं कि कुछ ओरिजिनल निकाल सके, right? Even the educated ones, I don't think they have that. They because होता तो obviously नहीं होते उस तरफ, but the point is कि इतना IQ होता नहीं है। तो I was like कि पक्का स्क्रिप्ट मिलता होगा, and let me do this, let me pretend to be the person who gives them the script,
एंड उधर से बंदे को फिर मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो क्योंकि बिकॉज दे डोंट इवन नो ना कि कॉपी पेस्ट करना है, चाहे कैसे आप मुझे भेज रही हैं, कहाँ भेज रही हैं, ये ट्वीट कहाँ करना है, कहाँ कॉपी पेस्ट करना है, आप दिमाग मत लगाइए, ये कर लीजिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू हैव टू रिपीट दिस, आई रियली इमेजिन दैट, आई रियली थिंक दैट दिस इज हाउ इट हैपेंस कि एक कहीं से मालवेयर कहीं से मालवेयर, अमित मालवेयर, कहीं से वायरस डालता है और वो हर जगह कॉपी होता है एंड कॉपी पेस्ट. And even our celebrities also, lots of celebrities did that. Sachin did that. दिशा रवि के मामले में Ajay Devgan did that. All of these people, so-called doing progressive cinema. So all of these people, they did that. So मुझे तो लगा था कि अच्छा नहीं, यहाँ तक अगर बात पहुँचती है, और एक बार ऐसा हुआ भी था कि उसमें लिखा था कि please use this text to tweet regarding this matter. Bracket में था और उसने पूरा वो with that bracket, that whole tweet was chipkawed and then it was sent out. I'm like, मतलब तुमने, ठीक है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग खुद शायद अपना हैंडल नहीं संभालते होंगे, लेकिन टीम भी तो तुमने वैसे ही चुनी है ना अपने वालों जैसी. तो नहीं, लो आईक्यू मोय सरे भाई. तो जिसका आईक्यू लो है वो चुनेगा ही लो आईक्यू वाला बंदा, तो इसीलिए उसने कॉपी पेस्ट करके वैसे भेज दी. So that is the thing. वहाँ से, because like I said, I really don't have to think a lot when it comes to content, because it is there everywhere. It is there everywhere. And मैं अभी सोच रही थी कि मैं अभी एक कस्टमर केयर वाला हेल्पलाइन शुरू करूंगी. That's the next thing, because अभी तो NTPC is a helpline number. Customer care will be different. Customer care will be कि जो लोग जैसे जो भी न्यूज़ वगैरह होती है जिन पे लोग भरोसा कर लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक यूजुअल कहावत है कि कौन सा माल फूक के तुमने ये कहा और कौन सा माल फूक के इसने विश्वास कर लिया. तो क्या बिल्कुल वो जो रॉ सच्चाई है, वो नंगी सच्चाई जो है, वो दिखाते हुए लगता है आपको कि यार यहाँ पे कैंची चला देते हैं? जो नीरज का सवाल है कि छापना और छापा पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी एडिटर के पास है और कंपनी मालिक के पास है, और वहाँ से हमें पूरी आज़ादी है. तो मैं क्यों इसका सिरदर्द लूँगा कि क्या काटना है क्या नहीं काटना है. मुझे इतनी आज़ादी मिली है कि मैं ग्राउंड पे जो कुछ मुझे दिखता है और जो कुछ जितना हो सके मैं साफ तरीके से दिखा सकूं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो मैं लेके आता हूं और संस्थान उसे दिखाता है. बाकी जिम्मेदारी संपादक और संस्थान की है. दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आपको कभी परेशान किया गया, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी गाली गलौज होता ही रहता है. एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग अयोध्या में रिपोर्ट कर रहे थे और अयोध्या की आप सबको याद होगा राम मंदिर ट्रस्ट में जो ज़मीन को लेकर खरीद फरोख्त हुई थी, तो हम लोगों ने मैं और मेरे साथी हैं आयुष तिवारी, तो हम लोगों ने एक स्टोरी की कि मेयर जो वहाँ के हैं उनके भांजे ने एक ज़मीन 3 महीने पहले 50 लाख रुपए में खरीदी थी और 3 महीने बाद ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी. मेयर के भांजे ने ज़मीन खरीद कर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी, और इन दोनों में एक व्यक्ति थे जो गवाह थे. तो हमें वहाँ डर लगा था. फिर हम एक उसी स्टोरी के सिलसिले में एक घर पे गए थे और हमें पता चला कि उस घर में जो संस्थान, जो कंपनी मंदिर बना रही है, वो वहाँ रह रहे हैं लोग, इंजीनियर. तो हम देखना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट का तो मामला नहीं है. तो वो जो महिला अंदर से आई, वो बोली कि मैं लेके आती हूँ, और 10 मिनट तक आयुष उनके गेट पे खड़े थे, मैं थोड़ा आगे गाड़ी के पास खड़ा था. एक स्कॉर्पियो आई और उन लोगों ने हमें मतलब पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग वहाँ से तेजी से निकल गए. अगर हम पकड़ में आते तो शायद नुकसान कर देते. और छोटे मोटे, एक बार दिल्ली पुलिस ने मुझे उठा लिया था दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था. छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है. वहीं चैलेंजेस एक रिपोर्टर के 2014 के पहले का जो टेलीविजन था, तो वो कैलकुलेटेड था या नॉन रिस्क था? यानी कि हमको पता है कि भाई हम कोल माफिया पे स्टोरी करने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है, हम तैयारी करके जाते थे. या हम कोई स्टिंग ऑपरेशन जा रहे हैं तो इतने लोग जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कैमरा ये वाला होगा, तैयारी थी और पता था क्या हो सकता है, मतलब डूज एंड डोंट्स ही पता थे. अभी की स्थिति मुझे लगता है बहुत अलग है. आपको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से क्या लिंच मॉब में कन्वर्ट हो जाएगा. मेरा सवाल उसको लेकर था कि वो सिचुएशन नहीं, अभी तक तो उस तरीके से नहीं आई, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग में रहता है ये? हाँ, दिमाग में तो हमेशा ही रहता है कि कब. अभी मैं गुजरात में था 22 दिनों तक, मैं वहाँ से अपनी तस्वीर नहीं डाल रहा था. मैं साबरमती गया तो मैं उसमें जो कैप्शन था वो गलत डाल रहा था कि जनवरी की एग्ज़ाम. मैं फरवरी में उस जगह पे हूँ, जनवरी की एग्ज़ाम डाल रहा था.
तो आपके मन में रहता है कि अब आप एक ऐसे संस्थान में काम करते हैं, ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ पे आपको आपके संस्थान की वजह से, आपकी किसी रिपोर्ट की वजह से टारगेट ना किया जाए, आपके संस्थान की वजह से। और या जैसे आप फेसबुक पोस्ट वगैरह लिखते हैं तो आपको जोड़ दिया जाता है। जैसे आप सबको याद होगा 5 जनवरी जब जेएनयू के बाहर काफ़ी बवाल हुआ, तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अभी वो एबीवीपी में है, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोला कि बहुत तुम कन्हैया का इंटरव्यू करते हो। तो एक सीनियर थे जो एबीवीपी में थे, तो मैंने कहा सुनो, अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो उनको मैं जानता हूँ। जैसे तैसे मैं अपना बचाव किया, वहाँ से निकलना था क्योंकि अंधेरा था, क्राउड, एक आशुतोष मिश्रा आज तक के रिपोर्टर को भीड़ मार चुकी थी, योगेंद्र यादव को धक्का दे चुकी थी, तो हम लोग वहाँ पे क्या थे, इतने सीनियर लोग थे। तो डर हमेशा रहता है। एक डर जो सबसे ज़्यादा रहता है आलिशान, कि हमारे स्टोरी में अगर एक माइनस का भी फैक्ट मिस्टेक हो गया ना तो पक्का जेल जाएंगे। तो जो फैक्ट हम इकट्ठा करते हैं ना, तो एक सोर्स नहीं, कम से कम 10 सोर्स लगाते हैं कि भाई क्रॉस चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक। माइनर मिस्टेक हमारे जेल की यात्रा बन सकती है और एफआईआर हो सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा डर रहता है। और हम उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ टारगेट ज़्यादा है। लेकिन अगर ट्रोल किया जाएगा तो वो बसंत किया जाएगा, क्योंकि जमीन पे बसंत जाता है। पीटा जाएगा भीड़ के द्वारा तो बसंत पीटा जाएगा, क्योंकि पत्रकार पीटे जाते हैं। तो उस स्थिति से आप कैसे सोचते हैं? ये बड़ा कम शब्दों में आप ये राय दें। मैं मयंक जी की एक बात से ना इत्तेफाक रखता हूँ कि तनुश्री की जिस अवार्ड के लिए उन्होंने उनके सरनेम का यूज किया बताया, पर तनुश्री की जिस वीडियो के लिए जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, वो सच में हाथरस की रिपोर्टिंग का टर्निंग पॉइंट था, हाथरस की कहानी का। तो सरनेम उनका कुछ है, इसलिए उनको अवार्ड मिला। एक चीज़ और जो आपने कहा कि खराब किया जा रहा है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग सामने बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप देखिए कि जो इस तरीके के लोग हैं जो उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, उनकी चीज़ें काफ़ी शेयर होती है, काफ़ी लोग देखे जाते हैं। आप इतने सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आलिशान की वो रिपोर्ट हो कैरवान वाली, या दूसरी तमाम रिपोर्ट्स आती है। आलिशान लगातार रिपोर्ट करते हैं, सुमित भाई करते हैं, हम करते हैं, हमारे जैसे तमाम रिपोर्टर करते हैं। अगर आप लोग महीने में 5 स्टोरी हम में से किसी की, हम सब में कुछ ना कुछ अच्छी स्टोरी करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे साझा कर दें, तो एक तो जिन संस्थानों में हम काम करते हैं उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मैं बाहर एक आदमी से मिला, उन्होंने पूछा कहाँ काम करते हैं, मैंने बोला न्यूज़ लॉन्ड्री। वो मीडिया में 4 साल से हैं, उनको न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में नहीं पता है। तो आप अगर हमारी खबरें शेयर करेंगे, आप ज़्यादा जगहों पर उसको पहुँचाएंगे, उससे हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोग हमारी कहानियाँ, जो कहानी आलिशान बता रहे हैं फिर वहाँ पे सीपी वाली या दूसरी कहानी या बर्मा की कहानी, अगर वो कहानी आप शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुँचेगी। तो आप ये रूटीन बना लीजिए। गुजारिश है कि जो स्टोरी, जिसकी भी स्टोरी हो, आपको पसंद आए, पैसे नहीं लगते हैं सोशल मीडिया पे साझा करने के लिए, उसको कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। हम लोग खुद से कई चीज़ें तय कर देते हैं कि किस चीज़ के बारे में, और इस वजह से ये जो एक्टिविस्ट का टैग लगता है लोगों पर, आप कई बातें जो आपने अपने हिसाब से तय कर रखी हैं कि ये बातें बोली ही नहीं जाएंगी समाज में। मुझे याद है कि जिस वक्त हम लोग धर्म संसद पर 2021 दिसंबर में वो धर्म संसद हुई थी, जिसमें खुलेआम बिना बेझिझक ये बात बोली गई थी कि किसको काटना है, किसको मारना है। और जब वो वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये बात बोलना शुरू की कि इनको दिखाओ मत, हमसे देखा नहीं जाता है। और ये चीज़ हमें तय करना, ये चीज़ हमने तय नहीं की है कि हम क्या देखेंगे या कौन क्या बोलेगा। ये चीज़ मीडिया ने खुद से तय कर रखी है कि क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वही लोग मीडिया में आ गए। तो ये ऑल्टरनेटिव मीडिया में आप कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मुझे याद है दिसंबर में हमने एक आर्टिकल लिखा था कैरावान में, लगभग 10,000 शब्दों का था, तो बहुत लंबा था। मेरे एक दोस्त हैं नील माधव, उनके साथ मिलकर आप अगर पालिका बाजार जाएंगे, पालिका बाजार मेट्रो के गेट नंबर 6 पर, और ये दिल्ली में ही मैं बता रहा हूँ, इस वक्त वहाँ पर कम से कम 10 से 15 यूट्यूब चैनल होंगे जो कि दिल्ली बीजेपी का मीडिया हैंडल खोलिएगा ट्विटर पे जाकर आप देख सकते हैं कि वो वीडियोस, उन्हीं की बनाई गई वीडियोस पोस्ट करते हैं। वो स्क्रिप्टेड वीडियोस होते हैं, जो कभी कोई आदमी किसान बनकर, कभी कोई डॉक्टर बनकर, कभी कुछ भी बनकर आ जाता है, और वही वीडियोस, उसमें वो बहुत ही भड़काऊ उत्तेजक बातें करते हैं जो कि व्हाट्सएप पर फैला दी जाती हैं। तो ऑल्टरनेटिव मीडिया में ये चीज़ आएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी
एक तरीके की आपको नज़ाकत रखना है, आपको भाईजान बोलना है, आपको मौलाना शब्द यूज करना है। लेकिन जो गालियां हैं उसके लिए एक नया तरीके का यूट्यूब का इकोसिस्टम खड़ा किया गया है, जिसमें खुलकर जो बातें बोलनी होती हैं। आप यति नरसिंहानंद जैसे व्यक्ति को आप जी न्यूज़ पर या रिपब्लिक टीवी पर नहीं आप बुला सकते हैं जिस तरीके से उसको समाज देखता है। तो उसके लिए वो यूट्यूब इकोसिस्टम है जिसमें वो आकर वही बात करेगा जो उसको बोलना है। तो हमें ये समझना होगा, चाहे ये मनीष कश्यप का आपने नाम लिया, आप मनीष कश्यप की हिस्ट्री देखिए। मनीष कश्यप शायद कोई इंजीनियर है, और शायद हिंदुस्तान इकलौती कंट्री है जहां पर डॉक्टर के अलावा ईआर लगाते हैं जो इंजीनियर होते हैं। तो वो ईआर मनीष कश्यप करके उसका एक अकाउंट था पहले, मुझे याद है 2017 या 18 में उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गालियां बकते हुए वो वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद एक और केस हुआ जिस केस में उसने मनीष कश्यप ने लगातार मतलब कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई, और फिर उसके ऊपर केस हुआ कि कश्मीरियों पे उसने हमला किया था पुलवामा अटैक के बाद। कश्मीरी दुकानदार। जी जी, कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों के ऊपर हमला किया था। आप ये कितनी मतलब ये कितनी हंसी की बात है कि उसने माइग्रेंट्स पर हमला करने का उस पर इल्जाम लगा था, और वो अभी बिहारी माइग्रेंट्स पर तथाकथित हमले की बात कर रहा है। तो उसी तरीके से वो इकोसिस्टम डेवलप होता रहा, और आप आज की तारीख में ये हर किसी के पास ये सहूलियत है कि वो जिस तरीके से यूट्यूब या ऑल्टरनेटिव मीडिया स्पेस में बोलना चाहे वो बोल सकता है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझना पड़ेगा। आप गोदी मीडिया वर्ड यूज करते हैं तो वो गोदी मीडिया स्पेसिफिकली जो रवीश कुमार ने शायद वो शब्द दिया था, वो टेलीविजन तक महदूद है, उस तक लिमिटेड है। लेकिन उससे बड़ा एक इकोसिस्टम है जो कि एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पर, जो कि एग्जिस्ट करता है ये सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, और वो कंटेंट बनाता है जो कि आप आमतौर पर शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक मैसेज और एक चीज बहुत वायरल हो रही है, अभी एक किसी ने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था और तमाम ग्रुप्स में भी ये बात लिखी जा रही है कि राहुल गांधी को इस बात की सजा दी गई है कि उन्होंने मोदी कम्युनिटी के ऊपर हेट स्पीच दी है। ये मुझे मतलब सुनकर इतनी हंसी आई कि यहाँ इस देश में रोज कोई ना कोई मुसलमानों को काटने की, मारने की बात करता है, जैसे कि कोई सब्जी को काटने की बात कर रहा हो। तो इस तरीके से वो बात करते हैं, और ये मोदी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच है। इस बात को जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा है। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा, और वो इस चीज का भी एक तरीके से प्रूफ है कि ये कितना बड़ा, ये खुद में ये जो पूरा मूवमेंट है ये कितना बड़ा हो चुका है। क्योंकि उसमें हम लोग जब भी देखते हैं इस मूवमेंट को, तो हम लोग सोचते हैं एक मोनोलिथ है, इनके बीच में खुद में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। हम अभी मेड्यूसा मजाक में ये बात कह रही थी कि वो लोग सोच नहीं पाते हैं या उनकी आईक्यू कम है। मुझे इस चीज से थोड़ा परहेज है। मुझे लगता है कि उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और खासतौर पर जो टेलीविजन स्पेसेस में वो अच्छे से जानते हैं। आप देखिए, हमने ट्रायड्स और उन पर एक रिपोर्ट करी थी कि किस तरीके से मोदी को ही ये ऐसे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो ये मानती हैं कि मोदी बहुत बड़े मुस्लिम परस्त हैं, और मोदी दरअसल CIA के इशारों पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, और हम इस चीज पर हंस सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस चीज का एक प्रूफ है कि कितना परवेसिव है ये मूवमेंट। बहुत खतरनाक स्थिति भी है। खतरनाक है क्योंकि खतरनाक इस वजह से भी है कि आपको नहीं पता है कि जिस तरीके के आप इसको, मैं कोई विवादास्पद बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग किसी वेरिएंट्स की तरीके से देख लें कि ये इसके आपके पास तो सांसदी भी नहीं है, सदस्यता नहीं जाएगी। जी, बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि मैं जेल जाना चाहता हूं। मैं ये क्लेम भी नहीं करता हूं बैठकर कि मैं जेल जाना चाहता हूं। जो लोग ये बात कहते हैं किसी स्टेज पर बैठकर कि वो जेल जाना चाहते हैं, उनके पास बहुत बड़ा बैकअप होता है, और ऑल्टरनेटिव मीडिया में खासतौर पर मुसलमान दलित पत्रकारों के पास कोई बैकअप नहीं होता है। तो ये बात हमें समझना चाहिए। जो लोग बोल पाते हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बहादुर है। बहादुर होना भी, बहुत लोग बहादुर होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस देश में। तो ये बात भी आप याद रखिए। जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया, अलीशान ने भी किया कि हाँ ये स्थिति तो है, इस स्थिति को कैसे कॉप अप किया जाए, और जो लोग हैं वो उसके इफेक्ट में ना आए। जिस तरीके से गोदी मीडिया के इफेक्ट में वो आ गए, जिस तरीके से वो एक संप्रदाय से नफरत करने लगे, जिस तरीके से एक जाति को वो नीचा समझने लगे, जिस तरीके से पैट्रियार्कल माइंडसेट उनके अंदर फ्लो होने लगा। देखिए,
आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर चीज का दोष इसलिए देते हैं क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। वो सबसे ज्यादा पावरफुल एक व्यक्ति हैं, पावर सेंटर में बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा उनके पास शक्तियां हैं। इस सवाल को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जब हम इसको सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो समाज की शक्तियां किन के पास हैं, समाज में कौन ताकतवर है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन ओपिनियन मेकर है, ये समझना जरूरी है। और भारत को मैं मानता हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ जातियों के हिसाब से ही सारा काम होता है और जाति इस देश की हकीकत है। तो इस संदर्भ में जब मैं आपके सवाल को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो जातियां डोमिनेंट हैं, जो ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाती हैं, जो खबरों का कारोबार करती है, जो खबरों को, जो लोकतंत्र का चौथा खंबा था जिसे उसने लोकतंत्र का चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड बना के मुनाफा कमाने का कारोबार शुरू किया, वो कौन सी जातियां हैं, कौन से वर्ग हैं जिनके पास वो शक्तियां हैं। ये टीवी और अखबार की दुनिया से बाहर जब सोशल मीडिया आया है तो सबसे पहले किसके हाथ में आया? किसने सबसे पहला अपना यूट्यूब चैनल भारत में खोला होगा? किसने उसको न्यूज़ की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया होगा? आप सब जानते हैं कि जब हम लोग तो आईएमसी में थे तो पढ़ाते थे कि सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा कि जितने बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और अपने वेंचर शुरू कर दिए जो डिजिटल मीडिया के तौर पे आ गए और तमाम तरीके के कंट्रोल उनके पास में आ गए। उसके बरक्स में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिटीजन जर्नलिज्म के लिए शुरू हुआ तो वो इस्तेमाल करने वाली जातियां और वो लोग जो हैं वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी हमें इसका जातिगत वर्गीकरण करना चाहिए क्योंकि भारत में जातियां सबसे बड़ी हैं। इसलिए उसका मैं जिस चीज से देखता हूं, मैं देखता हूं कि वो बनाने वाले कौन लोग हैं, किस तरह का कंटेंट वो दे रहे हैं, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं अपने अगर अनुभव से ये देखूं कि बहुजन दलित मीडिया, जिसको बाकी सारे मीडिया हैं, हम लोग दलित मीडिया हैं, हम लोग बहुजन मीडिया हैं, मतलब हमका नामकरण भी हमारा यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है। कैटेगराइजेशन, यहाँ भी हम एक कैटेगराइजेशन लेबल ठप्पा लगा देते हैं कि उससे आगे हम बढ़ ही ना पाए। तो अब मैं जब अपने लोगों को इसमें देखता हूं तो मुझे इस बात पे गर्व महसूस होता है कि वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की आवाज बनाने के लिए। आज हमारे देश में आप कई मामलों को अगर देखेंगे तो आप हाथरस का मामला देखिए, ताजा मामला है हाथरस का। उस पूरे मामले में जब वो पहली रिपोर्टिंग हुई है, पहली बार वो सोशल मीडिया पर आया है, वो सिर्फ दलित बहुजन मीडिया की वजह से आया है। पहले हफ्ते भर मीडिया ने उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की थी, उसको कोई कवरेज नहीं दिया था। तो दलित बहुजन जर्नलिस्ट जाके उसके पास यूट्यूबर्स और छोटे मोटे जर्नलिस्ट जो हैं वो जाके बात करते हैं और फिर वो मुद्दा हम तक आता है तो एक बड़ा नेशनल मुद्दा बनता है, बच्ची को दिल्ली लेके आया जाता है। तो इसमें मैं अपने जो अल्टरनेटिव मीडिया हैं उनको मैं एक शक्ति की तौर पे देखता हूं कि वो इस देश को रहने लायक बनाने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो अल्टरनेट मीडिया उनके लिए एक टूल है। जब अल्टरनेट मीडिया बनाया होगा लोगों ने, मार्क जकरबर्ग ने कभी नहीं सोचा होगा फेसबुक पे हम जर्नलिज्म करेंगे या यूट्यूब पे हम लोग जर्नलिज्म करेंगे। बट मैं समझता हूं कि हमारे जो दलित बहुजन लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं। उनको आप बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए, उनको एक छोटा सा टूल दे दीजिए, वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। इस देश के इतिहास में आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्लासरूम से बाहर बैठने का मौका मिला, उनको अंदर भी नहीं आने देते थे और फिर वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, पढ़ा लिखा, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उस समय का। तो वो बहुत क्रिएटिवली काम करते हैं। तो सोशल मीडिया को हमारे लोगों ने बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल किया और कई ऐसे मामले हैं जिसमें चाहे वो एफआईआर दर्ज कराना हो या फिर जो सार्वजनिक रास्तों पर कब्जे थे वो हटना हो या कोई किसी मुद्दे को, गली को लेकर, बिजली को लेकर, खाने पीने को लेकर, अत्याचार उत्पीड़न को लेकर कहीं पे कोई घटना होती है तो हमारे लोग मोबाइल उठाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर हम सब लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेशनल कमीशन को टैग करते हैं, पुलिस को टैग करते हैं, जिससे उसमें एक शिकायत होती है और न्याय मिलने की कोशिश होती है। तो दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से मुझे ये न्याय के लिए एक टूल नजर आता है। इसके बरक्स जो यूट्यूबर जैसे मनीष कश्यप हैं, आप जानते हैं कौन है वो, त्रिपुरारी तिवारी जो हैं, तो आपको ये देखना होगा कि उस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं वो किस वर्ग से हैं, किस जाति के लोग हैं, कौन है जो ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। तो मेरे अपने लोग तो कम से कम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम न्यूज़वीक पे लगातार जनवादी अपने लोगों की पत्रकारिता करते हैं और पिछले 3 साल से हम लोग बहुजन यूट्यूबर मीट कर रहे हैं। हम दिल्ली में हर साल करते हैं, इस बार 150 से ज़्यादा लोग हमारे पास थे और हम सब उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दे रहे थे कि ये जर्नलिज्म होता क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कैसे फैक्ट चेक करना है, कैसे खबरें लिखनी है। क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हैं,
आप देखेंगे हमारे बहुत सारे लोग वो मीडिया स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, उनको मीडिया की ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई वर्कशॉप्स नहीं होती है। क्योंकि एक टूल अवेलेबल है, सोशल मीडिया के आने की वजह से हमको एक आवाज़ मिली है, तो लोग अब उसको धीरे धीरे क्लिप्स बना के, वीडियो बना के, रील्स बना के, पोस्टर्स बना के वो शेयर करते हैं और अपने मसलों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। तो अपने लोगों के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि वो सोशल मीडिया के, अल्टरनेटिव मीडिया के प्रहरी हैं, वो उसके रक्षक हैं, जिसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको बर्बाद करने का, इसको पॉल्यूट करने के जिम्मेदार भी कोई और लोग हैं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। होता ही है कि हमारा दर्द दिखा के, मुझे कभी कभी ऐसा, मयंक भाई, ऐसा लगता है, हाँ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इस देश के सवर्ण जर्नलिस्ट हैं, सवर्ण फिल्म मेकर हैं या सवर्ण एक्टिविस्ट हैं, उनको ना मतलब दलित जो है ना, पीड़ित, दबे कुचले, रोते हुए, बिलखते हुए, उनको बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनका करियर बनाते हैं, वो उनको बड़े बड़े अवार्ड दिलाते हैं, वो उनको बड़ी बड़ी किताबें लिखने की कहानियां देते हैं, और वो ऐसा हमको देखना चाहते हैं। उनको चाहिए कि हम ऐसे हों, ताकि वो आए, कैमरा निकालें, हमारे ऊपर फिल्म बनाएं, हमारी दुर्दशा को दिखाएं कि देखिए कितने बेचारे गरीब हो गए हैं, और कोई मसीहा बनकर वो आना चाहता है हमारे यहाँ पे। तो हमारी कहानियों को बेच के आप अपने फ्लैट्स खरीदेंगे, आप अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, आप अपने अवार्ड झोलियों में भरेंगे, और उसके बाद हमको बोलेंगे कि आप जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो है मेरिट नहीं है, आपके पत्रकारिता नहीं है। तो ये भी समझने की जरूरत है आपको कि आप जिन लोगों की कहानियां बता रहे हैं, अगर वो अपनी कहानियां बता रहे हैं आपको, तो सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए, उनकी पीड़ा को उनके मुंह से सुनिए। आप सब जानते हैं कि महिलाओं को माहवारी होती है, उनको अगर घर से बाहर निकलना होता है तो वो तमाम सोचती हैं कि कहीं टॉयलेट है कि नहीं है, अगर हमें पैड चेंज करना है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैड है कि नहीं है, क्योंकि दे आर सफरिंग, दे आर गोइंग थ्रू इट। वो अपने उस हिसाब से सोचती हैं। जिन लोगों ने उसमें कुछ सहा नहीं है, मैं निकलते हुए नहीं सोचता हूँ, मैं कहीं बाहर जाते हुए मुझे ऐसा सोचना ही पड़ता है कि मैं इस तरह की व्यवस्था करूं कि टॉयलेट है, पैड है कि नहीं है, मेरे को जरूरत होगी तो क्या होगी। तो जिन जिन लोगों को उससे गुजरना होता है, जो उस चीज से सहते हैं, वो उससे बेहतर चीजें आप नहीं बता सकते। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको ये ईगो छोड़ना पड़ेगा, जो ये सवर्णा ईगो है ना, कि हम ही बेस्ट हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे अच्छे स्टोरी टेलर हैं, हम ही सबसे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हम ही सबसे अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी।